हेलो दोस्तों, टैगोर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में देखेंगे कि 2022 में इसका क्या एडमिशन प्रोसेस है। यूजी कोर्सेज़ में एक और वीडियो आएगा जो कि पीजी कोर्सेज़ में एडमिशन से संबंधित जानकारी होगी उसमें। आज के वीडियो में जो यूजी से संबंधित कोर्सेज़ हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि 2022 में किस तरीके से इन कोर्सेज़ में ये यूनिवर्सिटी एडमिशन लेगी। तो जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि इस साल इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उन सब में लगभग यूजी और पीजी एडमिशन के लिए एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, CUET, जो कि आपके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के द्वारा कंडक्ट कराया गया है। इसी एक एग्ज़ाम के थ्रू सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए जाएंगे 2022 से, और आगे भी इसी एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लिए जाएंगे। अब बात आती है कि चूँकि आपका NTA का जो CUET का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर शीट तो आ गई है, आंसर शीट और आपकी मार्कशीट भी आ गई है। तो अब आगे का क्या प्रोसेस होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल है। तो आगे का सबसे पहला प्रोसेस तो ये होगा कि अभी हर यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी CUET के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेंगी इस साल से, वो अपना काउंसलिंग फॉर्म अभी निकालेंगी। जैसे कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का आ चुका है और भी बाकी यूनिवर्सिटी का धीरे धीरे आपको एक हफ्ते में लगभग सारी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के इच्छुक हैं या जो भी यूनिवर्सिटी आपके घर से सबसे नज़दीक है, तो आप उसी में प्रीफर करेंगे कि उसी में, जैसे आप मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप या तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन्हीं में से किसी एक में एडमिशन लेना प्रेफर करेंगे। तो अब जैसे कि अगर आप मान लीजिए भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो उसमें क्या प्रोसेस है, और CUET जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका क्या, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे, किन किन सब्जेक्ट के मार्क्स किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो वही सारी जानकारी हम इस आज के वीडियो में देखने वाले हैं। देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और किस तरीके से आप अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आइए देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सीरियल नंबर है, ये कोर्सेज़ हैं, इतने सारे कोर्सेज़ यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में चलाए जाते हैं, आगे भी हैं। और उसके बाद ये दिया हुआ है कि CUET में आपका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे कि अगर ये इस पहले कोर्स की बात करें, इंटीग्रेटेड BSc MSc, मतलब BSc और MSc इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप पहले BSc करते हैं 3 साल की, उसके बाद MSc करते हैं 2 साल की, तो कुल लगते हैं आपके 5 साल। लेकिन जब आप इंटीग्रेटेड BSc और MSc करते हैं तो आपको BSc और MSc की डिग्री मिल जाती है 4 साल में, मतलब आपका 1 साल बच जाता है इंटीग्रेटेड डिग्री करने से। अब इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंटरमीडिएट इन PCM या PCB विथ 50% मार्क्स, 45% फॉर SC ST और PWD फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो आप देख पा रहे होंगे कि इंटर में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50% मार्क्स से आपका क्वालिफाई होना चाहिए। CUET में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना ज़रूरी है यहाँ पे, तो जो आपका सेक्शन 1 था लैंग्वेज वाला, वहाँ से कोई एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। 33 लैंग्वेज थी सेक्शन 1 में, 1A और 1B मिला के कुल मिला के 33 लैंग्वेज थी, तो इनमें से कोई भी एक रहेगा तो चलेगा। सेक्शन 2 से डोमेन में इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स, और ये जो 4 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इनमें से कोई 3 होना चाहिए। इनमें से कोई 3, अगर आपने कोई 3 पेपर दिया है CUET में प्लस यहाँ से 33 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज, तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। उसी तरीके से अगला कोर्स देख लेते हैं क्या है। जैसे कि अगला कोर्स है BSc ऑनर्स जियोलॉजी, ये कोर्स है। इसमें क्या है, वही सेम चीज़ है कि जो सेक्शन 1A से, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 1A यहाँ पर भी मैंने आपको शायद गलत बता दिया, 1A है। जैसे कि जो सेक्शन 1 है उसमें 2 सेक्शन है, 1A और 1B। सेक्शन 1A में कुछ विषय हैं, सेक्शन 1B में, सेक्शन 1A में इंडियन लैंग्वेज है, सेक्शन 1B में कुछ फॉरेन लैंग्वेज है। तो यहाँ पे 1A से सब्जेक्ट आपका होना चाहिए
CUET की आपकी मार्कशीट में। तो अब जैसे BSc की बात करें जियोलॉजी की, तो यहाँ सेक्शन 1A से कोई लैंग्वेज हो, और ये जो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट दी गई हैं इनमें से कोई 3 होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी वही सेम एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटरमीडिएट इन साइंस विथ 50% मार्क्स। ठीक है, अगला कोर्स देख लेते हैं क्या है, BA है, BA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर भी सेक्शन 1A से कोई एक सब्जेक्ट, यानी कि सेक्शन 1A में जो लैंग्वेज वाली सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई एक होना चाहिए। प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इतने सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हैं इनमें से कोई 3 होना चाहिए। क्या क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, नॉलेज एंड ट्रेडिशन, प्रैक्टिस ऑफ इंडिया। इनमें से कोई 3 अगर आपने CUET में 3 पेपर इनमें से कोई भी 3 दिया है और लैंग्वेज एक दिया है कोई एक, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। जो हमारा अगला कोर्स है वो कौन सा है, BSc इन लाइफ साइंस। इसमें क्या है, वही 1A से कोई एक लैंग्वेज प्लस बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तीनों ही होनी आपकी ज़रूरी है। अगला जो हमारा कोर्स है वो कौन सा है, बीवॉक इन फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग। ये कोर्स है आपका। क्या होना चाहिए, 1A से कोई एक सब्जेक्ट, मतलब 1A में जो लैंग्वेज है उनमें से कोई एक सब्जेक्ट, और यहाँ पे जनरल टेस्ट। ये अगर आपके पास है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉमर्स से हैं आप और BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है, वही 1A से कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास, 1A। और यहाँ पे ये जो जितनी सब्जेक्ट दी हैं इनमें से कोई 3 आपके पास होना चाहिए। क्या क्या है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। इनमें से अगर कोई 3 है तो आप BCom ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर इनमें से अगर आपके पास 3 नहीं हैं तो आप BCom में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मान लीजिए कि आपने 12th जो है साइंस स्ट्रीम से की है, तो साइंस स्ट्रीम में आपका क्या सब्जेक्ट होता है जनरली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी, और हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज हो रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैथ तो है आपकी, इंटर अगर आपने मैथ स्ट्रीम से की होगी तो मैथमेटिक्स तो मिल जाएगी, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री है आपकी, बाकी ये सब्जेक्ट आपके इंटर में है नहीं। तो इसका मतलब अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो इस यूनिवर्सिटी में आप BCom के लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसी तरीके से BBA का इन्होंने रखा है। BBA में आप एलिजिबल हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्होंने एक लैंग्वेज रखा है और जनरल टेस्ट। तो अगर आपने जनरल टेस्ट जनरली हर बच्चे ने दिया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी क्रेज़ में है और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी इस अपने हर कोर्स में लगभग जनरल टेस्ट के मार्क्स को ऐड करेंगे ही, तो हर बच्चे ने दिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अगला जो हमारा कोर्स है BBA LLB। अब BBA LLB ऑनर्स में क्या इन्होंने रखा है, एक तो लैंग्वेज रखा है 1A से। 1A में कुछ लैंग्वेज हैं, जब आप NTA का जो UG वाला नोटिफिकेशन खोलेंगे तो वहाँ पे 3 सेक्शन हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में आपका जनरल टेस्ट है, सेकेंड में आपके कुछ डोमेन सब्जेक्ट हैं, डोमेन। और यहाँ जो ये फर्स्ट वाला सेक्शन है ये 2 पार्ट में बटा है, फर्स्ट A और फर्स्ट B। फर्स्ट A में भी कुछ लैंग्वेज है, फर्स्ट B में भी कुछ लैंग्वेज हैं, अलग अलग हैं, मतलब जो फर्स्ट A में है वो फर्स्ट B में नहीं है, जो फर्स्ट B में है वो फर्स्ट A में नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट A वाली लैंग्वेज ज़्यादातर कोर्सेज में आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट A वाली लैंग्वेज को ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट B वाली जो लैंग्वेज है उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में एडमिशन के लिए नहीं है। अच्छा, अब डिप्लोमा है एक यहाँ पे, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, वही एक लैंग्वेज इन्होंने रख दिया है फर्स्ट A से, और जनरल टेस्ट। आगे देख लेते हैं क्या कोर्सेज हैं। हमारा अगला कोर्स है BA इन, अब ऑप्शनल क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। मतलब ये इनमें से आप कोई भी ऑनर्स लेके अगर पढ़ना चाहें आगे जब आप BA करेंगे तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है, 1A से कोई एक लैंग्वेज इन्होंने उठा लिया है, और जनरल टेस्ट। मतलब कि BA में अगर आपने जनरल टेस्ट दिया है सेक्शन 3 से और सेक्शन 1A से कोई एक सब्जेक्ट दिया है यहाँ पे, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि
यहाँ से हर स्टूडेंट ने लैंग्वेज से कोई ना कोई उठाया ही होगा, या तो आपने हिंदी उठाई होगी या इंग्लिश उठाई होगी, और जनरल टेस्ट भी आपने दिया ही होगा। ये 2 चीज़ें कॉमन है, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट ने इस सेक्शन से हिंदी या इंग्लिश उठाई होगी, और जनरल टेस्ट तो सेक्शन 3 में सिर्फ जनरल टेस्ट है ही, तो इस कोर्स के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है, बीएससी इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेम यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या है, फर्स्ट ए से कोई एक लैंग्वेज इन्होंने रखी है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों होना चाहिए डोमेन वाले सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद बीएससी आईटी है, इसमें क्या इन्होंने रखा है, सेक्शन 1 ए से कोई लैंग्वेज उठा कर इन्होंने रख दिया है, यहाँ से कोई 3 सब्जेक्ट आपको चाहिए, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इनमें से कोई 3 होना चाहिए आपकी CUET वाली मार्कशीट में, ठीक है। बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे अगर आप बैचलर ऑफ, जैसे अभी एक और बीकॉम आया था वो बीकॉम ऑनर्स था, ये आप देख रहे हैं बीकॉम ऑनर्स नहीं है, ये सिर्फ बीकॉम है। और यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, 1 ऐसे लैंग्वेज उठा दिया है और जनरल टेस्ट, मतलब कि अब आप यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटर किया हो। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि आपने या तो इंटर आर्ट से किया होगा, या फिर साइंस से किया होगा, या फिर कॉमर्स से किया होगा, या फिर एग्रीकल्चर से किया होगा, इन्हीं 4 में से कोई किया होगा आपने, तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ से बीकॉम करने के लिए आप, अगर आपने यहाँ से दिया है ये और ये टेस्ट CUET में, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बीकॉम अच्छा कोर्स भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, क्या रखा है इन्होंने यहाँ पे, वही सेक्शन 1 ए से एक लैंग्वेज, और यहाँ से कोई 3 सब्जेक्ट, 3 में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, तो इनमें से कोई 3 अगर आपने दिया होगा तो आप एलिजिबल हैं। तो इतने सारे कोर्सेज़ यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं। एक दो चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी चूँकि आपको पता है कि आपकी CUET की जो UG वाली मार्कशीट है, UG की जो आपकी मार्कशीट है ये आ चुकी है। अब क्या है कि हर यूनिवर्सिटी धीरे धीरे अपना काउंसलिंग फॉर्म निकाल रही है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑलरेडी अपना काउंसलिंग फॉर्म निकाल चुकी है। BHU का हो सकता है अगले एक हफ्ते के अंदर ही आ जाए, या हो सकता है 2-3 दिन के अंदर आ जाए। उसी तरीके से हर यूनिवर्सिटी निकाल रही है अपना काउंसलिंग फॉर्म। अगर आप ये सोच रहे हैं कि NTA ही आपकी काउंसलिंग और एडमिशन कराएगी, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और बहुत आपके पास मिस इन्फॉर्मेशन पहुँची है। NTA का काम अब ख़त्म हो चुका है, उसने आपको मार्कशीट दे दिया है कि आपने इन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया है और आपके इतने इतने नंबर हैं। NTA का काम अब यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब आगे का काम कौन करेगा, आगे का काम आप और आप जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो करेंगे। अब NTA का कोई लेना देना नहीं है, उसने आपको मार्कशीट दे दी है, उसका काम ख़त्म। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, या जिस भी यूनिवर्सिटी में आपकी एक तरीके से पहुँच है या रीच है, रीच का क्या मतलब कि मान लीजिए आप बनारस के आसपास रहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो जाएगी। अगर आप बनारस के आसपास अगर आप इलाहाबाद के आसपास रहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो जाएगी। लखनऊ के आसपास आप रहते हैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो जाएगी। अलीगढ़ के आसपास अगर आप रहते हैं तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाएगी। दिल्ली में अगर रहते हैं आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो भी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, आप हर चीज़ को ध्यान में लेके चलें। सिर्फ ये मत देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में आ रही है, सिर्फ ये लेके चलेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत थोड़ी सी आए अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को भी देख के चलें। मान लीजिए कि आप फाइनेंशियली वीक हैं और आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं CUET में, और आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के किसी ज़िले से आते हैं और आप चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ क्या है कि यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पर रहने का खर्च बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बनारस में BHU में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं भी है तो आप सर्वाइव कर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल भी, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और हॉस्टल लेते हैं तो भी बहुत महंगे हॉस्टल होते हैं, और अगर आप बाहर रहते हैं तो आप साल का मान के चलें कि 70-80 हज़ार रुपये बिल्कुल आराम से आपका लगेगा। तो अगर आप इतना देने में सक्षम हैं तो आप बिल्कुल जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोशिश करें कि आप BHU में ले लें एडमिशन। BHU भी आप जानते ही हैं टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप 2nd 3rd रैंकिंग में आती है।
तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ कि जिन भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में ही किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी की लिस्ट बना लीजिए। अब जैसे कि क्या लिस्ट बनाने का मतलब, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, भीमराव BBAU जिसके बारे में भी बातचीत हुई इतनी सारी, ये हो गई। फिर आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, BHU हो गई। इस तरीके से आप 7, 8 या 10 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बना लें कि इनमें आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद आपका अगला काम क्या होगा कि हर रोज़ आप सुबह और शाम दोनों टाइम इन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और ये देखें कि इनका काउंसलिंग फॉर्म आ गया है या नहीं। जिन जिन यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग फॉर्म आते जा रहा है, आप वो काउंसलिंग फॉर्म भरते चले जाएँ और वहाँ पे जो भी चीज़ें मांगी गई है वो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी होंगी। आपके पास आपका बोर्ड का रिज़ल्ट होगा, आपके पास CUET की मार्कशीट है, तो सब कुछ आपके पास है। बस आपको काउंसलिंग फॉर्म वहाँ पे भर देना है ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाके। उसके बाद आगे का काम वो यूनिवर्सिटी करेगी। वो आपको जो भी उनका काउंसलिंग का जो भी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से वो लोग आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। कॉल लेटर आपको आएगा आपके ईमेल पे। तो अपना ईमेल भी रोज़ चेक करते रहें और इन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी चेक करते रहें। जहाँ जहाँ काउंसलिंग फॉर्म आ रहा है उसको अप्लाई कर दें। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो या किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल से आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि CUET से रिलेटेड जो भी जानकारी है या जो भी अपडेट है या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन इस बार लेने जा रहे हो या अगले बार भी लोगे, तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो इस चैनल पे आपको अपडेट की जाएगी। सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। दूसरी चीज़ कि मान लीजिए कि आपका इस बार CUET में अच्छा मार्क्स नहीं आया, आपको अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने की उम्मीद नहीं है, आप सोच रहे हैं कि मैं फिर से तैयारी करूँगा, 2023 में एग्ज़ाम दूँगा, अच्छे नंबर लाऊँगा और अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा, तो उसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है कि इसी चैनल पे आपको बिल्कुल तैयारी कराई जाएगी CUET की। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।